Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about a few important natural processes कि किस तरह से बगैर बीजों के फल पैदा होते हैं और उसके अलावा फल बनने से लेके फल पकने तक का अमल। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से स्पेशली ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब हम फलों की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे जहन में दो चीजें आती हैं कि एक तो वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स मौजूद होते हैं और कुछ फ्रूट्स इस तरह के भी हमें खाने को मिलते हैं कि जिनके अंदर बीज नहीं होते। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पौधे जिनके अंदर बीज नहीं है, हाउ दे हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड। तो उनकी रिप्रोडक्शन के अमल के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज पार्थिनोकार्पी और फिर इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रैपिड जनरेशन प्रोसेस, जिसमें हम स्पेशली अगर बनानास वगैरह की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये द मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी इज वर्जिन फ्रूट, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा हो जाने वाले फल। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी चीज को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। नो सीड फॉर्मेशन, बीज नहीं बनते हुए नजर आ रहे इन पौधों के अंदर, दैट हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी। ऑलराइट, फिर सीडलेस प्लांट्स पैदा हो रहे हैं। एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं? बनाना और फिर उसके बाद पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कुछ ऑरेंजेस वगैरह, ये सिट्रस फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकी भी बहुत सारी मिसालें ऐसी हमें नजर आती हैं कि जो कुदरती तौर पे पहले डिस्कवर किए गए कि इनके बीज नहीं होते, फिर उसके बाद उनको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया गया कि वो कुछ ऐसी अक़साम जो पहले बीज बनाती थी बाद में उनको मॉडिफाई करके बिल्कुल ही सीडलेस फ्रूट्स में कन्वर्ट कर लिया गया है। ऑलराइट, फिर जो वजूहात हमें नजर आती हैं उसमें एक फिजियोलॉजिकल वजह तो हमें साफ नजर आ रही है, एंड दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड यूजुअली इट इज हाई ऑक्सीजन लेवल्स इन ओवरीज। अब स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह कि जैसे हम ये कहते हैं कि सेल को अपनी एक्टिविटीज रेगुलेट करनी पड़ती हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी एक्टिविटीज में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो प्लांट्स के हार्मोन प्रोडक्शन और फिर उसके बाद हार्मोन्स का जो इन्फ्लुएंस है सेल्स के ऊपर और टिश्यूज के ऊपर, इट शुड आल्सो बी चेक्ड। ऑलराइट, और नेचुरली ऐसा हो रहा होता है बहुत सारे सेल्स के अंदर, बहुत सारे टिश्यूज के अंदर। समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि नेचुरली इन्हीं हार्मोन्स के लेवल्स एलिवेट हो जाएं अपने नॉर्मल परसेंटेज से। जब इनके नॉर्मल लेवल से इनकी मिकदार बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से ये फिर इस तरह की तब्दीलियां या इस तरह की चेंजेस हमें नजर आ सकती हैं। ऑलराइट, अब इसी चीज को जब ऑब्जर्व किया गया कीनली तो फिर पता चला कि हम ये मसनूई तौर पे भी कर सकते हैं, और मसनूई तौर पे तभी किया जाता है जब हमें यहाँ पे कोई ना कोई कमर्शियल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नजर आ रही हो। सो आर्टिफिशियल इंडक्शन भी पॉसिबल है, इट इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, स्पेशली एडिंग ऑक्सेंस टू टोमेटो एंड पेपर। ये सिर्फ वो मिसालें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जो आपकी किताब में हैं, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो आजकल मार्केट में हमारे पास बहुत ज्यादा फल इस तरह के आ रहे हैं कि जिनको या तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कह सकते हैं या सिंपली इनको पार्थिनोकार्पिक कहेंगे, जिनके अंदर हमें सीड्स नजर नहीं आ रहे। स्पेशली कुछ फ्रूट्स इस तरह के कि जो आप एंजॉय करना चाह रहे होते हैं खाने के दौरान, लेकिन उनके सीड्स जो हैं उसका मजा खराब कर रहे होते हैं। स्पेशली ग्रेप्स की अगर हम मिसाल लें तो वहां पे अगर सीडलेस ग्रेप्स वाली कंडीशन होगी तो इट विल बी वेरी फ्लेवरफुल, वेरी टेस्टी। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज सीड डोरमेंसी। स्टूडेंट्स, जब हम जनरली इस टर्म को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद ये कोई नेगेटिव सी प्रॉपर्टी है प्लांट्स की कि जिसमें सीड्स जो हैं वो सो चुके हुए हैं और जर्मिनेट नहीं कर रहे। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे एक और एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे सीड डोरमेंसी इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड्स टू बी जर्मिनेटेड और कल्टिवेटेड इन द नेक्स्ट सीजन। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट है। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आसान तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बिल्कुल ही स्लो डाउन हो चुका हुआ है या ना होने के बराबर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस सूरत में सीड्स नीम बेहोशी की हालत में है, दैट इज सीड डोरमेंसी। फिर इसी तरह इसको अगर हम वही जो एस्पेक्ट एक जनरली जनरेट किया जाता है वो क्या है? फेलियर टू जर्मिनेट, कि यानी जब सीड को जमीन में लगाया जा रहा है और बीज ग्रो ही नहीं कर रहा तो उसको भी हम डोरमेंट सीड कह सकते हैं। और फिर अगर इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करना चाहें, we can say resting phase which enables an embryo to survive the long periods of unfavorable environment। अब आपको इसकी समझ आएगी
कि बुनियादी तौर पे सीड क्यों जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, कि उसको उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस या फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल नहीं है। और उन फैक्टर्स में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा। वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, पानी की कमी होगी, यानी उस पौधे के बीज को जो जर्मिनेट करने के लिए एनफ वाटर रिक्वायर्ड है उतना भी उसको नहीं मिल रहा, तो इस वजह से इट विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू सीडलिंग। फिर टेम्परेचर इतना कम हो सकता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल ही जीरो पे चली जाए। तो इस वजह से ये बात याद रखिएगा कि कुछ और फैक्टर्स जब ऑब्जर्व किए जाते हैं तो हमें पता चलता है सीड्स अपनी बेहोशी की हालत को किस किस वजह से रिटेन करके रख सकते हैं। परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट, ये उसका अपना एक फिजिकल बैरियर बन जाता है कि सीड कोट इतना ही टफ हो जाए कि पानी को भी अंदर आने की इजाजत ना दे, और अगर थोड़ा सा पानी कहीं ना कहीं एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए पहुंच भी जाए तो सीड कोट जब रप्चर होके इस चीज की इजाजत ही ना दे रहा हो कि उसमें से प्लम्यूलो रेडिकल वगैरह जर्मिनेट होके बाहर आ सकें। देन इज द इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, के अभी एम्ब्रियो खुद ही इस काबिल नहीं हो सका कि वो फेवरेबल कंडीशंस को प्रॉपर्ली डिटेक्ट करे और जर्मिनेट कर सके। और फिर केमिकल इनहिबिटर्स विद इन द प्लांट भी हो सकते हैं, विद इन द सीड भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ पॉइजनस केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या पोल्यूटेंट एफ्लुएंट्स वगैरह भी मौजूद होंगे जो कि उसकी इस जर्मिनेटिंग एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोका जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज आपकी किताब में मेंशन की गई है, और वो क्या है कि बाज़ औक़ात डोरमेंसी का इतना भरपूर फायदा ये पौधे उठा लेते हैं कि इनके जो सीड्स हैं अगर उनको किसी जगह पे अनफेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं तो वो तो बेहोशी की हालत में रहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेरी फेवरेबल कंडीशंस मिलें, जैसे कि यहां पे मेंशन किया गया है कि वार्म स्पेल विद इन द विंटर्स, यानी सर्दियों में भी अगर थोड़ा दर्जा हरारत बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि सीड्स जो हैं वो फौरी तौर पे जर्मिनेट करना शुरू हो जाएं, उस वक्त भी वो सीड्स डोरमेंट स्टेट में ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो उस वक्त जर्मिनेट कर गए तो थोड़े अरसे के बाद ये भी मुमकिन है कि अनफेवरेबल कंडीशंस दोबारा से डोमिनेट कर जाएं, तो उस सूरत में फिर पौधा जो है वो जो सीडलिंग बन चुका हुआ था यानी जर्मिनेटिंग स्टेट में आ चुका हुआ था, अब वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। दैट कैन प्रूव टू बी फैटल फॉर दैट स्पेसिफिक सीडलिंग। ऑलराइट, तो इस लिहाज से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीड्स के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर दिया गया, और फिर उसके साथ ही साथ जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जब ये एक सिंक्रोनाइज्ड सेट बनता है चेंजेस का, तभी सीड्स जो हैं वो प्रॉपर्ली जर्मिनेट कर पाते हैं, अदरवाइज ये सीड्स अपनी डोरमेंट स्टेट में ही रह जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, यानी कि फल का बनना और फिर उसके बाद फल का पकना, ये दो अलग-अलग से प्रॉपर्टीज हैं जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, इट इज फ्रूट सेट, फल का लगना। अब फल के लगने से क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर याद हो तो हम वहां पे पढ़ चुके हुए हैं सेपल्स, पेटल्स, देन इज स्टेमन एंड कार्पल। जो स्टेमन एंड कार्पल हैं ये एसेंशियल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उस फ्लावर के, और जो ओवरी वाला हिस्सा है इट विल बी द फ्रूट इन फ्यूचर। जैसे ही ओवरी पक जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फ्रूट। अब ये वाली चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि ओवरी के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने स्टिमुलेट किया कि भाई अब आपका फ्रूट में कन्वर्ट होने का टाइम हो चुका हुआ है। तो वो जो फ्रूट में कन्वर्जन का टाइम है, इट स्टार्ट्स विद द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। ऑलराइट, जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो उसने फौरी तौर पे क्या करना है, इट विल प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब बनेगी, इस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के साथ ही आपने एक चीज जरूर याद रखनी है कि इस चीज की पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, द सेफ ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, यानी गमीट्स को बाहिफाजत ओवरी तक लेके जाना और फिर उसके बाद ओवा के साथ फ्यूज करवा देना। ऑलराइट, देन इज इंश्योरेंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे लिए, क्योंकि जब वो पोलन जो हैं जर्मिनेट करते चले जा रहे हैं, एक तो उनके अपने पास ऑक्सीजन का एक अच्छा खासा खजाना मौजूद है, वो रिलीज करते जा रहे हैं, सिक्रीट करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और इसकी वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं अपने सराउंडिंग सेल्स को, कि जिसकी वजह से स्टाइल के सेल्स और उसके साथ ही साथ ओवरी की वॉल के जो सेल्स हैं, दे हैव द इफेक्ट एंड दे आल्सो स्टार्ट सिक्रीटिंग ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इट इज द साइन, इट इज द स्टिमुलस for the fruit set. All right, students. So it will stimulate tissue of style and ovary to produce more auxins.
देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन ऑफ ओवरी, यानी कि स्टाइल और ओवरी की वॉल के अंदर ऑक्सीजन के लेवल का बढ़ जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमें नजर आता है कि यहीं से आगाज होगा कि प्लांट ओवरी को अब रिटेन करके रखे, बिकॉज नाउ इट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट। बाज़ औक़ात अगर प्रॉपर पॉलिनेशन वगैरह नहीं हो रही, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुई, तो ये भी देखा गया है कि पेटल्स वगैरह की एब्सेशन हो जाती है, फ्लावर्स की एब्सेशन हो जाती है, फूल मुकम्मल तौर पे झड़ के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फलों की पैदावार है वो भी मुतासिर हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर ये वाली चेंजेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में या स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, द ओवरी विल राइप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं, और ये चीज आपके ज़हन में भी होनी चाहिए कि सेपल्स और पेटल्स को नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो हमने कहा था, तो उनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरी वो हिस्सा है कि जिसने एंथर्स में पैदाशुदा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना है, फिर उसमें से गैमीट्स को ओवा के साथ फ्यूज करवाना है, एंड इट विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू द फ्रूट्स, और जो ओव्यूल्स हैं दे विल डेवलप इनटू द सीड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ सीड्स जो डेवलप हो रहे हैं, ये चीज भी अहम है हमारे लिए कि अगर ओव्यूल्स जो कि डेवलपिंग सीड्स जिनको हम कह रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स का खजाना है, एंड दे आर आल्सो अ गुड रिजर्वॉयर्स और द सोर्सेज ऑफ ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। इंडोल एसिटिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड जिन्हें हम कहते हैं, ये हार्मोन्स भी फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करने का मतलब ये है कि आपके लिए खुराक का एक जबरदस्त जरिया पैदा कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ये चीज हमारे लिए काबिल गौर है कि जैसे ही फल लगता चला जा रहा है, शुरू में तो हमें जो भी कच्चा फल नजर आता है वो ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, वो सिंक भी बना हुआ है कि बाकी जितने पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रही है, वो भी अपना प्रोडक्ट सारे का सारा यहाँ पे लाके डंप कर रहे हैं, ताकि आपको मीठे किस्म का फल मिले जिसके अंदर रिजर्व्स के तौर पे पहले से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह स्टोर किए जा चुके हों। अब उसके बाद अहम चीज ये है कि हमारे खाने के काबिल फल तब होता है जब वो पक चुका हो। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, फ्रूट राइपनिंग के लिहाज से पहली चीज तो आप अपने जहन में यही रखिएगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फाइटोहार्मोन्स, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कह रहे हैं, जिसमें ऑक्सिन्स का सबसे अहम किरदार हमें नजर आता है, क्योंकि फल लगने से लेके फल पकने तक ऑक्सिन ही मेन स्टिमुलेंट बना हुआ है, और अल्टीमेटली वो जो एक इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आती है कच्चे फल से पक्के फल की जानिब ट्रांसफॉर्म होने के लिए, तो वहां पे हमें इथीन की जरूरत होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so now phytohormones are mainly associated with development of the embryo, accumulation of food reserves in seeds, and accumulation of food reserves in pericarps, sometimes in some plants. Alright, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है, बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, जो रैपिड राइपनिंग हमें नजर आती है कुछ फलों के अंदर, वहां पे हम कहते हैं कि क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहलाएंगे ये वाले पौधे, जिनके अंदर क्लाइमेक्टेरिक एक्टिविटी नजर आ रही है। और ये एक्टिविटी क्या है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत स्पीड के साथ शुरू हो जाएं, और उसके साथ ही साथ क्या हो कि इथीन की प्रोडक्शन में बेतहाशा इजाफा हो जाए, जिसकी वजह से आपको ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो दूसरे क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, जो इस बात की निशानी है कि अब ये फल पक चुका हुआ है और अब इसको कोई भी हर्बीवोर या कोई भी ओमनीवोर आराम से कंज्यूम कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए। फ्रूट राइपनिंग is accompanied by the burst of respiratory activity called climacteric and it is associated with ethane, आपकी बुक में मेंशन किया गया है, बुनियादी तौर पे ethene production and high metabolic rates. Alright students, तो यूं फल पक के आप तक पहुंच रहे हैं और आप उनको फिर एंजॉय कर रहे हैं। यहीं पे आज के सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।